हाँ, चलिए। अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, उनको कुछ भाग में तोड़ के हम देखते हैं। तो पहला था क्या है, अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के रूप में क्या है, तो विशेष सामग्री में क्या आता है, पहला क्या है, उपभोग, कंजप्शन। उपभोग से आशय मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना ही क्या है, उपभोग करना होता है। के लिए वस्तु एवं सेवाओं का सेवन करने से है। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकता, उपयोगिता, मांग आदि का अध्ययन करेंगे। क्या क्या करेंगे, उपयोगिता, मांग। नेक्स्ट है उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन से आशय उपयोगिता के सृजन से। उत्पादन क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है, उत्पादन है। ठीक है, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। इनके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादन के नियमों और लागत आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय से आशय वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान से है। इसके अंतर्गत पूर्ति, मुद्रा बाजार, बैंकिंग, बीमा और व्यापार आदि का अध्ययन करेंगे। चौथा है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण से आशय उत्पादन के संयुक्त परिणाम को उसके विभिन्न घटकों में बांटने से है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के भाग का निर्धारण किया जाता है। इसमें जैसे क्या आएगा, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। और पांचवा पॉइंट है लास्ट, क्या है, पब्लिक फाइनेंस, राजस्व। राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, क्या, सार्वजनिक व्यय जो सरकार द्वारा किया जाता है, और सार्वजनिक आय जो सरकार को आय प्राप्त होती है, और सार्वजनिक ऋण जो सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है, और वित्तीय प्रशासन जो भी सार्वजनिक चीजों को देखता है, उसका प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों, नियमों एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ये तो थी विषय वस्तु। ठीक है, तो दूसरी क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की नेचर क्या है उसके अनुसार। तो पहला है विज्ञान के अर्थ में, क्योंकि ये हमेशा से विवाद रहा है, विज्ञान है या कला है या दोनों है, ये क्या है। तो पहला विज्ञान के अर्थ में क्या है अर्थशास्त्र का रूप। तो विज्ञान क्या है, पहले तो वो परिभाषा देखते थे। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्रमबद्ध तरीकों से किसी तथ्य अथवा विशेष नियम के कारण और परिणाम, क्या, कारण और परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। क्या होता है, पारस्परिक संबंध। देखते हैं अब इसकी क्या प्रकृति है विज्ञान की। तो पहला है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक तथ्य क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किए जाते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्य कैसे होते हैं, एक क्रम के अनुसार तरीके से एकत्रित किए जाते हैं तथा उनका वर्गीकरण और विश्लेषण भी किया जाता है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि विज्ञान है। दूसरा है अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर ही आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक घटनाओं के कारणों और परिणामों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इस संबंध के आधार पर अर्थशास्त्र में भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान भी लगाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट है अर्थशास्त्र में नियम एवं सिद्धांत सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक हर जगह लागू होता है, किसी एक स्थान विशेष पे नहीं, सब जगह लागू होते हैं। इसलिए सभी देशों तथा परिस्थितियों में लागू होता है। इसलिए क्या ये विज्ञान है। तो कुछ कहेंगे विज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसको कारण तो बताना पड़ेगा। तो क्या कारण है, पहला अर्थशास्त्र के नियम सदैव निश्चित एवं स्थिर नहीं रहते। हमेशा निश्चित और स्थिर नहीं रहते, इनमें परिवर्तन होता रहता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नियम एवं सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है अर्थशास्त्र के अन्य विज्ञान की भांति भावी घटनाओं के संबंध में निश्चित एवं विश्वसनीय भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक फिक्स और विश्वसनीय भविष्यवाणियां नहीं की जाती है, अनुमान लगाया जाता है। तीसरा है अर्थशास्त्र जिन आर्थिक तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वे पूर्ण रूप से वास्तविक विश्वसनीय नहीं होते। वास्तविक भी नहीं होते और विश्वसनीय भी नहीं होते, क्योंकि अर्थशास्त्र में नियंत्रित प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। तो अब कहेंगे, कोई कहेंगे कला है। कैसे है कला, तो पहले कला का अर्थ क्या होता है कि किसी कार्य को ठीक प्रकार से करने की तकनीक को ही क्या कहते हैं, कला कहते हैं। क्या है रूप,
अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के केवल कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध स्थापित नहीं करता, बल्कि उन समस्याओं को हल करने के लिए अपने सुझाव भी देता है। तो सुझाव देना क्या हो गया? कला। दूसरा है, वर्तमान युग में अर्थशास्त्र का स्वरूप व्यवहारिक होता जा रहा है। तो व्यवहारिक रूप क्या है? कला है। इसमें विशुद्ध सिद्धांतों के निर्माण करने के स्थान पर व्यवहारिक नीतियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। तीसरा है, यद्यपि अधिकांश समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती है, विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती है, तथापि लगभग सभी समस्याओं की कोई न कोई आर्थिक पहलू अवश्य होता है और इनका विश्लेषण आर्थिक दृष्टि से भी किया जा सकता है। चौथा है, अर्थशास्त्र को कला मानने में उसका वैज्ञानिक पक्ष कमजोर नहीं होता। अगर कला मान रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम विज्ञान को कमजोर करो, विज्ञान भी हो सकती है, लेकिन ये क्या कला है, ठीक है, उसको कमजोर नहीं कर रहे हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका उपयोग आर्थिक समस्याओं को हल करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। कला उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिनकी सहायता से आदर्श तक पहुंचा जा सकता है। अब क्या है, अर्थशास्त्र को, कला को नहीं मानने वाले भी तो है। क्यों नहीं मान रहे? तो उनको भी कारण बताना पड़ेगा। तो पहला कारण क्या है, अर्थशास्त्र में कला का क्षेत्र प्रकृति अलग अलग है। क्या है? अर्थशास्त्र में कला का क्षेत्र एवं प्रकृति अलग अलग है। अर्थशास्त्र का स्वरूप केवल वैज्ञानिक है। कैसा है? वैज्ञानिक है। दूसरा है, अर्थशास्त्र केवल निष्कर्ष निकालने में सहायक है। अर्थशास्त्र का कार्य नीति निर्धारण करना नहीं है, इसलिए भी कला नहीं है। अर्थशास्त्र कोई भी समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्या नहीं होती है। प्रत्येक समस्या के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी होते हैं। तो ऐसी दशा में किसी समस्या को विशुद्ध आर्थिक हल नहीं कह सकते। अब दोनों आगे, कला और विज्ञान। तो अब क्या, आदर्श अर्थशास्त्र एक वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान के रूप में। कैसा है? वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है। तो वास्तविक विज्ञान तो हमने अध्ययन किया ही है, वही देख लीजिए वापस कि वास्तविक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो केवल वास्तविक स्थितियों का अध्ययन करती है, समस्याओं के समाधान के लिए कोई सुझाव नहीं देती। वास्तविक विज्ञान को सुझाव नहीं देती, सिर्फ अध्ययन करती। उपभोग के क्षेत्र में उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम जो आप अध्ययन करेंगे, उपभोक्ता की बचत और तटस्थता वक्र विश्लेषण आदि नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करते हैं, क्योंकि ये कोई भी सलाह नहीं देते, सिद्धांत बताते हैं। दूसरा है, उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करते हैं, क्योंकि ये तीनों नियम क्या, उत्पादन के क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं की विभिन्न स्थितियों के कारण और परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। इस कारण से क्यों हो रहा है। तीसरा है, विनिमय के क्षेत्र में मांग एवं पूर्ति का नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करता है। मांग पूर्ति का नियम, यही नहीं, बाजार की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण भी वास्तविक विज्ञान के सिद्धांत पर किया जाता है। चौथा है, वितरण के क्षेत्र में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के सिद्धांतों का निर्धारण क्या है, वास्तविक विज्ञान के रूप में है। और पांचवा है, राजस्व के क्षेत्र में करारोपण के सिद्धांत, ठीक है, और सार्वजनिक व्यय और ऋण के सिद्धांत, ये भी क्या है, वास्तविक विज्ञान के पक्ष को सत्यापित करते हैं। तो अब कहेंगे क्या है, आदर्श विज्ञान। विज्ञान का भी एक नया रूप ला लिया। कैसा? आदर्श विज्ञान, मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। आदर्श विज्ञान से आशय विज्ञान की ऐसी शाखा से है जिसका संबंध नीति निर्धारण एवं दिशा निर्देश से है। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, वास्तविक विज्ञान तो क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, लेकिन आदर्श विज्ञान में क्या क्या नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी, उसके अंदर तो क्या है वही बता चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में सिर्फ क्या क्या है, ठीक है, होना क्या चाहिए वो नहीं बताता, क्या नहीं होना चाहिए वो नहीं बताता, और आदर्श विज्ञान ये बताता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ताओं के संबंध में इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके, उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके और वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण एवं विनिमय की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है, फर्म के संबंध में इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि फर्में अपने उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अधिक उत्पादन प्राप्त करें तथा फर्मों की उत्पादकता एवं प्रबंधन कुशलता को बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तीसरा है, उत्पादन के सभी साधनों
को उनकी सेवाओं का न्यायोचित प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। समान विशेषताओं वाले उत्पादन के सभी साधनों को आय का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक साधन के लिए प्राप्त पारिश्रमिक की सीमांत दर उससे प्राप्त करने के लिए लगाए गए समय की सीमांत दर से समान बनी रहे। चौथा है अर्थव्यवस्था के उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के मध्य उचित संतुलन स्थापित हो। पांचवा है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य सीमांत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सीमांत लागत क्या है उसको हम आगे अंदर पढ़ेंगे। सीमांत लागत वह लागत होती है जैसे कि किसी इकाई में लगती है 10 इकाइयों की लागत लगती है, तो जो अंतिम जो लागत इकाई लागत आती है उसी कहते हैं सीमा प्लस अंत, सीमा के अंत वाला हिस्सा। ठीक है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम, लागत वृद्धि नियम लागू होते हैं। वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य उनकी उत्पादन लागत के निकटतम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे का दिन आगे की कक्षा में करेंगे।